at constant reflux ratio or variable product composition. ठीक है. If the same column is operated at a constant reflux ratio R, the concentration of the more volatile component in the top product will continuously fall. Obviously, over a small interval of time dt, the top product composition with respect to the more volatile component will change from xd to xd plus dxd. ये है change in xd, where dxd is negative for the more volatile component. क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ही चेंज हो रही है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा xd माइनस समथिंग. If in this time the amount of product obtained is change in dB, then a material balance on the more volatile component gives this, and then applying material balance of the whole column. फाइनली ये करने के बाद हम इसी इक्वेशन पे पहुंचते हैं. ये है आपकी मशहूर ज़माना रेलीज इक्वेशन. तो सिंपल रेलीज इक्वेशन क्या है कि कांस्टेंट रिफ्लक्स, इसीलिए आप देखेंगे हम क्या करते थे कि एक ही रिफ्लक्स रेशियो पे रेलीज इक्वेशन को वेरीफाई करते थे. हमें कांस्टेंट रखना जरूरी होता है. आपको जो मैंने जो लोग प्रैक्टिकल्स में भी बताया था, जो एक्सेल पे भी शीट में, कि हम रिफ्लक्स रेशियो 1:1 पे रेलीज इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, फिर 1:2 पे भी कर सकते हैं, 1:3 पे भी कर सकते हैं. यानी कि हमें रिफ्लक्स रेशियो कांस्टेंट रखनी होती है. और टॉप प्रोडक्ट हमें मुख्तलिफ ले रहे थे ना. इसका मतलब है टॉप प्रोडक्ट आपका चेंज हो रहा था. आप क्या करते हैं, टॉप प्रोडक्ट लेके उसको फिर XD निकालते हैं. तो टॉप प्रोडक्ट में आपकी जो एथेनॉल की कंपोजिशन है वो चेंज होती जा रही है. तो यही चीज यहाँ पे है कि जो रेलीज इक्वेशन है वो अप्लाई होती है एट कांस्टेंट रिफ्लक्स रेशियो व्हेन योर प्रोडक्ट कंपोजिशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. और सिंपली ये मटेरियल बैलेंस लगाने से ये क्वेश्चन आ गई. ये इक्वेशन है वही लॉग नेचुरल S1 over S2, वेयर S1 इज योर इनिशियल किलोमोल ऑफ फीड, जो फीड आप दे रहे हैं उसके मोल्स, और S2 है मोल्स ऑफ द रेसिड्यू. Excess mole fraction of more volatile component in the still, and XD is the mole fraction of more volatile component in the top product. So the right hand side of this equation may be integrated. अब इसका भी solution है, जैसे वहां पे था graphically आप 1/XD में, जो आप practical में भी करते हैं कि 1/XD minus XS को Y axis पे रख लें, XS को X axis पे रखें, और इसको XS2 से XS1 के दरमियान area under the curve निकाल लें तो solution आ जाएगा. This enables the ratio of the initial to final quantity of the still to be found for any desired change in excess, and hence the amount of distillate dB. अब जब ये आ जाएगा ना आपके पास S1 और S2, तो आप dB भी तो निकाल सकते हैं. कैसे? S1 minus S2 is equal to dB. तो आपके पास S1 तो पता होगा, आपने अगर ये कर लिया ये ग्राफिकल सॉल्यूशन कर लिया राइट हैंड साइड का, तो S2 भी आ जाएगा. S1 S2 जब मालूम हो गए तो dB आ सकता है. The heat to be supplied to provide the reflux is this. अब इस केस में क्या होगा, रिमेंबर के R चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए QR will be equal to lambda R into dB. R will remain constant, lambda latent heat required per mole of the product, तो per mole of the product ये dB है, and hence the reboil heat required per mole of product may be compared with that from the first method. तो ये इन्होंने सारा built up किया है कि दोनों मेथड्स के लिए इन्होंने इक्वेशंस निकाल दी हैं कि हमने मटेरियल बैलेंस लगा के जो फर्स्ट मेथड है उसमें अगर आपने हीट निकालनी है तो पहले आपको क्योंकि रिफ्लक्स रेशियोज R1 और R2 निकालनी पड़ेंगी, और आपको बीच में भी कुछ रिफ्लक्स रेशियोज और डीपी की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. फिर आपको प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ बिटवीन आर एंड डीबी, उससे एरिया अंडर द कर्व निकालें, और वहां से फिर लैम्डा गिवन होगी मिक्सचर की, या आप लिटरेचर से देख सकते हैं, और वहां से आपके पास हीट आ जाएगी कि कितनी रीबॉयलर ने काम करना है, राइट. और इसी तरह फॉर द सेकेंड मेथड इट्स लाइक दिस कि आपको मुख्तलिफ वैल्यूज निकालनी पड़ेगी XD और XS की. वहां पे किसकी? R और DB की, यहाँ पे XD और XS की. और मुख्तलिफ वैल्यूज निकालने के बाद आप अगेन इसको ग्राफिकली प्लॉट करें, और वहां से फिर S1 S2 निकालें और DB आ जाएगा, एंड देन यूज दिस इक्वेशन QR is equal to lambda R DB to find the heat required in the rebboiler. तो ये दोनों हैं इक्वेशन. अब वैल्यूज जो आपने निकालनी है. नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं
वो इन्हीं मेथड की डिमॉन्स्ट्रेशन है कि कैसे आपने करना है।